हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम जिस पोर्टफोलियो की रिव्यू करने वाले हैं उसकी वैल्यू करीबन 13 लाख के आसपास है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करीबन 10 लाख की है और 29% की अच्छी खासी काफी अच्छी रोबस्ट गेन के साथ इस पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू करीबन 13.5 लाख के आसपास है, विच इज वेरी वेरी गुड। तो चलिए इस पोर्टफोलियो की कुछ डिटेल्स को देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहली कंपनी इन्होंने लिखी हुई है एशियन पेंट्स। काफी तगड़ी कंपनी है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नो डाउट। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक भी ये बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके पास कन्विक्शन है इस कंपनी के लिए। तो अतुल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जो बहुत अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बेटर कंपनीज इन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। बजाज फाइनेंस बहुत तगड़ी कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी की अगर आप बात करें तो बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया। इसमें आपको बहुत तगड़ी, बहुत अच्छे प्राइस पे आपने लिया हुआ है, तो आपको बहुत तगड़ी 171% की बहुत धाकड़ गेन भी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। दीपक नाइट्राइट भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में एक बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। 30% की अच्छी प्रॉफिट भी हो रही है आपको। हैवेल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल केबल की अगर बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छा प्लेयर है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर में वन ऑफ माय फेवरेट्स। टीसीएस के साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी मुझे बहुत पसंद आती है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी है इस कंपनी में, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इसके रिजल्ट्स को आप ट्रैक करते रहो, एनुअल बेसिस पे हो या क्वार्टरली बेसिस पे हो, इसके रिजल्ट्स को आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। इमर्जिंग आईटी कंपनी, एक अच्छी अंडरडॉग की तरह आप इसको देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके रिजल्ट्स को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि मदर कंपनियां ऑल एचडीएफसी ग्रुप कंपनीज की, उसकी हम यहाँ पे बात करें वो है एचडीएफसी। ये भी एक बहुत तगड़ी कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगली कंपनी आपने ली हुई है एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी ग्रुप की एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये भी एक बहुत तगड़ी कंपनी है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छी खासी एक्सपोजर भी है आपकी। मुझे लगता है कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में इतना ज्यादा एक्सपोजर लेना उतना सही नहीं है इस पोर्टफोलियो साइज के लिए, लेकिन फिर भी इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके एक्सपोजर साइज को आपको असेस करना है कि इस एक्सपोजर साइज के साथ आप कंफर्टेबल हो या नहीं। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस वैसे तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन हो सकता है कि बीएफएसआई सेगमेंट के बाकी सारे सेक्टर्स में ज्यादा आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिखे, तो ये आपको असेस करना है कि ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से कहां पे आपकी एक्सपोजर ज्यादा या कम होनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी ग्रुप की सबसे बढ़िया बैंकिंग स्टॉक है, सबसे तगड़ी बैंकिंग स्टॉक है इंडिया के अंदर, उसके साथ आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत अच्छी बैंक है। एचडीएफसी लाइफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में वैसे ही एक तगड़ी कंपनी है। एचडीएफसी ग्रुप की सारी कंपनीज आप देखो कि बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट अच्छी होती है, प्रोसेस और सिस्टम ड्रिवन कंपनीज होती है, तो मुझे काफी अच्छी पसंद आती है एचडीएफसी ग्रुप की कंपनीज। तो ऑल दीज फोर कंपनीज, एचडीएफसी टू एचडीएफसी लाइफ, ये चारों जो कंपनीज है काफी अच्छी हैं, लेकिन आपको ट्रैक करते रहना है सारे के रिजल्ट, सारे के क्वार्टरली रिजल्ट्स या एनुअल बेसिस पे, जैसे भी आपके लिए संभव हो आप इनके रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहो, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, नेट मार्जिन वगैरह को ट्रैक करते रहो, और मैनेजमेंट को भी देखते रहो कि मैनेजमेंट इनकी कैसी रह रही है। वैसे इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी चूंकि आपकी इतनी ज्यादा एक्सपोजर है एचडीएफसी ग्रुप की कंपनीज में, तो आपको ट्रैक करते रहना है इस ग्रुप की कंपनीज को। हिंदुस्तानी यूनिलीवर में अच्छा खासा आपने एक्सपोजर लिया हुआ है। एफएमसीजी बिजनेस में इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, सब कुछ देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। कंपनी में, बिजनेस में और स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस अच्छी कंपनी है, अगर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बात करो तो आईजीएल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर इस सेक्टर में आपको ग्रोथ दिखती है तो। जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें 10-15% की ग्रोथ आपको नेचुरली दिखेगी, और जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं उसमें और भी ग्रोथ आपको दिख सकती है अबव एंड बियॉन्ड व्हाट द इंडस्ट्रीज ग्रोथ इज। तो आईजीएल एक अच्छा प्लेयर है उस हिसाब से। इन्फी आईटी सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स इन इंडिया, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कंपनी, जैसे हमने एचसीएल टेक की बात की उसी तरह टीसीएस और इन्फोसिस भी बहुत अच्छी कंपनीज है। इनकी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट अच्छी है। कभी कभी इनमें कुछ कंट्रोवर्सीज आ जाती है, अभी विसल ब्लोअर का एक केस आया था पिछले साल, तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इन सब चीजों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह की इशू पे आपको ध्यान रखना है, लेकिन ओवरऑल इन्फी इज अ गुड कंपनी। आईआरसीटीसी के बारे में मैंने पहले की भी वीडियोस में, पहले के रिव्यूज जब हमने किए हैं, पोर्टफोलियो रिव्यूज किए, तो उसमें मैंने आईआरसीटीसी के ऊपर अपनी ओपिनियन दी है। मुझे लगता है कि इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स तो ग्रो करती रहेंगे, लेकिन मार्जिन इनके कितने इंप्रूव होते हैं, कितने सस्टेन रहते हैं, प्रॉफिट्स किस तरह से कंपाउंड करते हैं, इसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट होता है। तो वो पहले के रिव्यूज अगर आप देख लें तो मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है एट लेंथ कि क्यों आईआरसीटीसी में मेरी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है या बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। कोटक महिंद्रा बैंक डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों जो बैंक्स हैं वो टॉप 2 बैंक्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपाउंडिंग स्टोरी हो सकती है, यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो आप।
मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंसिंग में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स इन इंडिया, डेफिनेटली काफी अच्छी कंपनी है। इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी काफी अच्छी रही है, हिस्ट्री अच्छी है, मैनेजमेंट की ऑपरेशंस काफी अच्छी रहती है, और सबसे अच्छी मुझे बात लगती है कि ये काफी एक फोकस्ड गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी है। ये बहुत सारे एनबीएफसी के दूसरे सारे सेगमेंट्स में बहुत ज्यादा इधर उधर फैलती नहीं है, फोकस्ड गोल्ड लोन फाइनेंस पे रहती है ये, इसलिए मुझे पसंद आती है। तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको इसमें ग्रोथ स्टोरी दिखती है तो। अगली कंपनी है नेस्ले इंडिया, काफी तगड़ी एफएमसीजी कंपनी है इंडिया के अंदर, काफी मोटेड भी है इसकी बिजनेस, स्पेशली इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क में, इन्फेंट फूड में नेस्ले की ऑलमोस्ट मोनोपोली है, तो वहां पे इसको फायदे मिल सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रह सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो रही है, 1% की प्रॉफिट हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी हो सकती है, पोटेंशियल अच्छी है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज उसी तरह से बहुत तगड़ी कंपनी है, इंडिया में मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करने वाली कंपनी है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो नो डाउट। पॉलीकैब, जैसे हमने पहले की वीडियोस में बात की हुई है, हैवेल्स और पॉलीकैब, ये दोनों कंपनीज कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सेगमेंट में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लगते हैं, लेकिन मुझे ये दिखा कि चूंकि आपने हैवेल्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे ज्यादा पॉइंट नहीं दिखता कि आपने पॉलीकैब में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे लगता है कि आप हैवेल्स और पॉलीकैब इन दोनों कंपनी को असेस करो, एग्जामिन करो, रिसर्च करो कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा पसंद आती है, और उसी में आप एक्सपोजर अपनी बढ़ाओ, उसी में कन्विक्शन अपनी बढ़ा के उसी में इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू करो। मुझे लगता है कि इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करने का बहुत ज्यादा कोई, इस डुप्लिसिटी को बढ़ाने का कोई बहुत ज्यादा पॉइंट है नहीं। अगली कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर, काफी अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, इंडिया में फुटवेयर मार्केट में, फुटवेयर सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है रिलैक्सो फुटवेयर, जिसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बाटा के साथ साथ रिलैक्सो भी मुझे बहुत पसंद आती है फुटवेयर सेगमेंट में, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पहले की, जब हमने पोर्टफोलियो रिव्यूज किए हैं, तो बहुत सारी वीडियोस में इसकी डिस्कशन की हुई है, तो मैं बहुत ज्यादा उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल समरी में यही कह सकता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली एक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियली भी बहुत साउंड कंपनी है, लेकिन ये बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड बिजनेस मुझे इसकी लगती है। बहुत सारे सेगमेंट्स में, बहुत सारे बिजनेस में अपने आप को बहुत इसने ओवर स्प्रेड कर लिया, तो मुझे लगता है कि थोड़े इनकी आरओसी वैल्यूज को, रिटर्न रेशियोज को हमेशा एक इंपैक्ट पड़ती है बिकॉज ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो ये एक चीज है जिसके चलते मैंने पहले की वीडियोस में इसी बात को डिस्कस किया हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा मेरी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रही है इन द करंट टाइम्स। एसबीआई कार्ड बिजनेस में एनबीएफसी सेक्टर को आप मान सकते हैं, एनबीएफसी सेक्टर का प्लेयर है, कार्ड बिजनेस में ओनली लिस्टेड प्लेयर है, तो थोड़ी इसको वैल्यूएशन प्रीमियम भी मिलती है, लेकिन अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली साउंड कंपनी, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप कार्ड बिजनेस में, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ग्रोथ स्टोरी देखते हो तो, जो मुझे लगता है कि सही भी है। एसआरएफ केमिकल सेक्टर में एक बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है। हालांकि केमिकल सेक्टर में मुझे कुछ और प्लेयर्स हैं जो मुझे थोड़े ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी एसआरएफ इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स, बहुत ज्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप चाहो तो। टीसीएस, जैसे हमने पहले इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात ऑलरेडी कर ली, वो भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है, टीसीएस को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आपने डुप्लीकेट्स ले लिए। हैवेल्स और पॉलीकैब की बात की, उसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हो कि टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस, ये तीनों कंपनीज आपने इन्वेस्ट किया हुआ तीनों में। तो मुझे लगता है कि एक दो प्लेयर्स को आप आइडेंटिफाई करो, उनमें सेलेक्ट करो कि कौन से प्लेयर्स आपको ज्यादा पसंद आते हैं, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन सर्टेन मैट्रिक्स, और उसमें हाई कन्विक्शन बेट लेने के लिए आपको एक दो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी ऐसी ओपिनियन है। तो आप इन सभी प्लेयर्स में से जो भी आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लगते हैं, बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च, बेस्ड ऑन योर ओन स्टडी, मैं भी चैनल पर डिस्कस करता रहता हूँ कि कौन से प्लेयर्स मुझे ज्यादा पसंद आते हैं और फॉर व्हाट रीजंस, तो उन सभी वीडियो से भी आपको आइडिया लग सकता है, और अपनी भी स्टडी करके आपको अच्छी एक कन्विक्शन डेवलप हो सकती है। आखिरी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है टाइटन, ये भी कंज्यूमर सेक्टर यानी कि कंजम्पशन थीम के स्टॉक्स में अगर आप बात करें तो टाइटन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स, स्पेशली इसकी ज्वेलरी की बिजनेस यानी कि ऑर्गेनाइज ज्वेलरी बिजनेस में अच्छी खासी अभी भी पेनिट्रेशन इंडिया में बची हुई है, एंड बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट दैट द टाटा ब्रांड कैरीज, मुझे लगता है कि टाइटन की अच्छी पोटेंशियल हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो पे मैं यही कह सकता हूँ कि सारे के सारे बहुत अच्छे स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, स्टॉक सिलेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एक्चुअली आई वांट टू कमेंड यू ऑन योर स्टॉक सिलेक्शन। यूजुअली जो बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो बिगिनर्स होते हैं, वो काफी सारे पेनी स्टॉक्स, इधर उधर के स्टॉक्स, थोड़े मीडियोकर से स्टॉक्स या वीक स्टॉक्स ले लेते हैं, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो में एक भी वीक स्टॉक या एक भी मीडियोकर स्टॉक मुझे नहीं दिखा, विच इज डेफिनेटली वेरी वेरी गुड, वेरी कमेंडेबल। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट कि आपने जो बेसिक मिस्टेक्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, बिगिनर इन्वेस्टर्स के, उन सभी को अवॉइड किया है। आपकी स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छी लगी मुझे। बस एक बात मैं कहूंगा कि इस पोर्टफोलियो साइज के लिए, एक्चुअली किसी भी पोर्टफोलियो साइज के लिए 26 स्टॉक्स इज जस्ट टू मेनी। आपकी पोर्टफोलियो में करीबन 26 स्टॉक्स हैं, राइट? काफी ज्यादा स्टॉक्स हैं इस पोर्टफोलियो साइज के लिए। मुझे लगता है कि जस्ट टू ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मुझे लगता है कि इसको आपको ट्रिम डाउन करके 15 स्टॉक्स के आसपास कोशिश करनी चाहिए कि बहुत हुआ तो 15 से 18 स्टॉक्स तक आप इसको लिमिट करो, क्योंकि आप इस पोर्टफोलियो को ऐड भी करते जाओगे, ग्रो भी करते जाओगे, इन टर्म्स ऑफ साइज बढ़ती जाएगी, तो 15 से 18 स्टॉक्स से ज्यादा आपके नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली ऐसे स्टॉक्स जिसमें आपकी ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन है ही नहीं,
उन सभी स्टॉक से आप एग्जिट कर सकते हो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो उन स्टॉक्स पे जिन पे आपकी कन्विक्शन ज्यादा है, हाई है, आप ज्यादा कन्विंस्ड हो उन सभी स्टॉक्स की ग्रोथ के बारे में, उन सभी बिजनेसेस की पोटेंशियल के बारे में, तो उन सभी में अपनी एलोकेशन धीरे धीरे आप बढ़ाते जा सकते हो और जो कम एलोकेशन वाले स्टॉक्स हैं उनसे आप एग्जिट कर सकते हो, निकल सकते हो, ताकि आपकी फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहे। आपकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए बहुत अच्छी लॉन्च पैड आपने क्रिएट की हुई है। यू आर ऑल सेट फॉर अ हेल्दी डिसेंट लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। बस एक दो इनपुट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि आपकी बीएफएसआई सेक्टर में, बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में जो आपकी एक्सपोजर है वो करीबन 32-33% के आसपास है। तो ये मेरी कंफर्ट जोन से थोड़ी ज्यादा है। यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ कि 20-25% या मैक्सिमम 30% तक आप कैप कर सकते हो अपनी बीएफएसआई सेक्टर के एलोकेशन को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, ऐसी कोई रेड फ्लैग नहीं है कि आपने 32-33% करेंटली एलोकेशन ली हुई है, लेकिन इसको आपको ट्रैक में रखना है कि ये बढ़ के 35-40% तक ना हो जाए, कुछ ज्यादा एलोकेशन हो जाएगी अगर ये 35% के आसपास क्रॉस करती है तो। प्लस चूंकि बीएफएसआई सेक्टर में इतनी ज्यादा आपने एलोकेशन रखी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म में आपकी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू एन आइडियल पोर्टफोलियो और कंपेयर टू अ मॉडल पोर्टफोलियो। लेकिन चूंकि बीएफएसआई सेक्टर में आपने सारे के सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक किया हुआ है, अच्छी पोर्टफोलियो बनाई है आपने, अच्छी स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है, तो अगर आप उस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर पाते हो, ऑब्जॉर्व कर पाते हो, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अच्छी कंपाउंडिंग आपकी डिसेंट हेल्दी कंपाउंडिंग हो सकती है। डेफिनेटली नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चूंकि आपकी बीएफएसआई सेक्टर की एलोकेशन थोड़ी ज्यादा है, तो वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में ज्यादा हो सकती है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, नथिंग टू एक्ट अपॉन, नथिंग टू टेक एक्शन ऑन, बट समथिंग टू जस्ट कीप इन माइंड। फिर मैंने ये भी देखा कि आपकी कोई फार्मा सेक्टर में कोई एलोकेशन नहीं है, जीरो एलोकेशन। फार्मा एंड अलाइड सेक्टर, जिसमें कि जीएलई सेक्टर भी आ जाता है, यानी कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल भी कुछ कंपनीज आ जाती हैं जो ज्यादा फार्मा सेक्टर को केटर करती हैं, और फार्मा एक्सक्लूसिवली फार्मा सेक्टर में आपकी कोई एलोकेशन नहीं है। हो सकता है आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी स्टार्टिंग पोर्टफोलियो में, किसी भी, जब आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए अपनी पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो मुझे लगता है कि फार्मा शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। एटलीस्ट 15-20% आप एलोकेशन रख सकते हो, और उसमें आपके जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स होने चाहिए। आप एमएनसी फार्मा कंपनीज को देखो, उनकी रिटर्न रेशियो यूजुअली थोड़ी बेटर होती है, उनकी रेपुटेशन हाई होती है, उनको एफडीए की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के जो भी कंपनीज आपको, एमएनसी फार्मा कंपनीज खास करके मुझे ज्यादा लगता है कि वो ज्यादा अगर पसंद आती हैं, तो आप उनमें एलोकेशन रिकंसिडर कर सकते हो। बट वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, जो भी आप एलोकेशन ले रहे हो, जिस भी स्टॉक्स को ले रहे हो, उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स को, क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट को, या तो क्वार्टरली बेसिस पे या फिर एनुअल बेसिस पे, जैसे भी हो आप उनको ट्रैक करते रहें। केवल अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके अर्निंग्स को, प्रॉफिट्स को ट्रैक करना, उनके प्रॉफिट की कंपाउंडिंग को ट्रैक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कमेंट्स भी हैं, तो उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। आपने ये मेंशन किया, आपने ये कमेंट किया कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन ओनली ब्लू चिप स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, आई एम अ लो रिस्क टेकर। तो एक्चुअली मैं आपको अपलॉड करना चाहता हूं, मैं कमेंट करना चाहता हूं आपको, कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि लो रिस्क टेकर हो आप। मुझे लगता है कि एक्चुअली लो रिस्क से ही पैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में। जब आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ज्यादा रिटर्न्स आएंगे। हाई रिस्क डजंट इक्वेट टू हाई रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट। ये आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर समझना चाहिए, और आपने चूंकि ऑलरेडी इस चीज को समझ लिया है, तो मुझे लगता है कि आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। बहुत लोगों को, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये नहीं समझ में आता है, स्पेशली एट द स्टार्ट, कि एक्चुअली कम रिस्क लेके डिसेंट, अगर आप कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कर रहे हो, डिसेंट रेट पे भी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली एनफ फॉर मोस्ट पीपल टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई मल्टी बैगर चाहिए जो एकदम 10x 20x 100x दे दे विद इन स्पैन ऑफ 10 इयर्स 20 इयर्स। ऐसा नहीं है, कोई आपको मल्टी बैगर खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डिसेंट रिटर्न्स आ रहे हैं, हेल्दी रिटर्न्स आ रहे हैं, अच्छी कंपनीज को आपने सेलेक्ट किया जो आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग दे सकते हैं, तो दैट इज ऑल यू नीड टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, एंड दैट इज ऑल दैट इज एक्चुअली नीडेड। हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, हमें कहीं प्रूव नहीं करना, हमें भारत रत्न नहीं मिलने वाला कि हमने अगला मल्टी बैगर और अगला इन्फोसिस और अगला बजाज फाइनेंस सेलेक्ट कर लिया और उसको आइडेंटिफाई करके हमने इन्वेस्ट कर दिया एज अ स्मॉल कैप कंपनी। ऐसा कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। पुरस्कार आपका यही है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओ। अगर आप वो कर पाओगे, तो दैट इज ऑल द अवार्ड एंड ऑल द रिवॉर्ड्स दैट यू कुड हैव विश्ड फॉर। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। लो रिस्क टेकर रहना, स्टॉक मार्केट में होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अप्रोच है। बस एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आपकी अप्रोच काफी अच्छी लगी मुझे। बस एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ब्लू चिप स्टॉक्स केवल लार्ज कैप स्टॉक्स ही नहीं होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स मेरी व्यू में
ऐसी मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ब्लू चिप स्टॉक्स कोई भी ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो अपनी सेक्टर में मार्केट लीडर है, जिनके पास प्राइसिंग पावर है और जिनके पास एक मोटेड बिजनेस मॉडल है। मोटेड बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि कोई और कॉम्पिटिटर आके उनके बिजनेस डिसरप्ट नहीं कर सकता और उनके पास इतनी प्राइसिंग पावर है कि कभी भी उनको अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। उनकी प्रॉफिट्स अच्छी तरीके से ग्रो करती रहती हैं, कंपाउंड करती रहती हैं। तो अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी भी, मिड कैप कंपनी भी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, अगर उस सेक्टर की साइज ही छोटी है, अगर उस सेक्टर की साइज लेट से 10,000 करोड़ की है और अगर कोई कंपनी उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी अगर मार्केट शेयर 8,000 करोड़ की है, तो ऑब्वियसली 80% मार्केट शेयर तो उसी कंपनी का हो गया। तो ऑब्वियसली वो मार्केट लीडर है उस मार्केट सेगमेंट में, उस बिजनेस में। So that is all you need. Blue chip stocks don't need to be large cap stocks. They can be in any sector. They can be small cap stocks, mid cap stocks, but they have to have a good business model, good corporate governance, and a strong pricing power. ये तीनों चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो इट कैन बी अ लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक। कोई भी स्टॉक हो सकती है, किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की स्टॉक हो सकती है, बट दे कैन बी ब्लू चिप स्टॉक्स। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी भी आइडेंटिफाई करते हो जिनमें आपको मार्केट लीडरशिप दिखती है, उनको भी आप ब्लू चिप स्टॉक्स कंसीडर कर सकते हो। दूसरा आपने कमेंट किया, आई वांट टू रिमूव आईजीएल एंड ऐड डीमार्ट। ये भी आप अप्रोच फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आईजीएल भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ऊपर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में मुझे लगता है कि ग्रोथ की पोटेंशियल अच्छी है, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 5, 10, 20 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल वाली सेक्टर हो सकती है। तो आप आईजीएल से निकल के रिटेल सेक्टर में, यानी कि रिटेल सेक्टर के एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो कि डीमार्ट, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही कंपनीज काफी अच्छी हैं। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि कौन से सेक्टर में आपको ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी दिखती है फॉर द कमिंग फ्यू इयर्स और फॉर योर इन्वेस्टमेंट होराइजन पीरियड। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन पीरियड बहुत लंबी है या बहुत छोटी है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि उस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए कौन से सेक्टर में आपको ज्यादा पोटेंशियल दिखती है। दोनों कंपनीज अच्छी हैं, दोनों कंपनीज फाइनेंशियली बहुत साउंड है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हैवेल्स आपने मेंशन किया कि हैवेल्स इज ओनली फॉर स्विंग ट्रेड, तो ये एक अच्छी बात है। आप पॉलीकैप के साथ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैंने बात की कि दोनों में से कोई एक कंपनी के साथ ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो अपनी। तो आपने मेंशन किया कि हैवेल्स इज ओनली फॉर स्विंग ट्रेड, तो दैट्स गुड। अगली आपकी क्वेश्चन है, आई वांट टू रिड्यूस फ्रॉम 25 टू 20 स्टॉक्स। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है। मैंने मेंशन किया कि आप एक्चुअली कोशिश करो कि 15 से 18 स्टॉक्स तक ही आप रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करो, लिमिट करने की कोशिश करो। अगर आप 20 स्टॉक्स तक भी आ जाते हो तो भी ठीक है। धीरे धीरे आप अपनी एक कन्विक्शन जैसे जैसे आपकी डेवलप होती जाती है, जैसे जैसे आपकी थॉट प्रोसेस इवॉल्व होती जाती है, अच्छी होती जाती है, रिफाइन होती जाती है, उस हिसाब से जैसे भी स्टॉक्स में आपकी कन्विक्शन डेवलप हो और आप इसको कम करके 15 स्टॉक्स 18 स्टॉक्स तक कम कर सकते हो, ला सकते हो, अपनी पोर्टफोलियो को फोकस्ड बना सकते हो। क्योंकि इन सारी कंपनीज, इन सारे बिजनेसेस, सारे स्टॉक्स को आपको ट्रैक भी करते रहना है। तो अगर आप 20-25 स्टॉक्स रखोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत एक डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अनदर फुल टाइम जॉब। अगर आप ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में बिजी रहते हो, अगर आपकी फुल टाइम जॉब है, तो हो सकता है आपके पास 20-25 कंपनीज को ट्रैक करने का टाइम ना हो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ टाइम, जिसमें आपको एनुअल रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है, कॉन कॉल्स को सुनना है, कॉन कॉल्स को रिव्यू करना है। तो ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर इनको 15 से 18 स्टॉक्स तक लिमिट करते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा टू ट्रैक द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑल दी स्टॉक्स। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, आपकी पोर्टफोलियो काफी अच्छी लग रही है, काफी अच्छी लॉन्च पैड आपने क्रिएट की है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आपकी अच्छी हो सकती है। इन सारे बिजनेसेस को आपको ट्रैक करते रहना है और ध्यान में रखना है कि इन सभी की बिजनेस की इवोल्यूशन कैसी हो रही है, डेवलपमेंट कैसी हो रही है। बट आई होप ऑल दिस डिस्कशन एंड ऑल दिस रिव्यू इज यूजफुल टू यू। इसमें आपको कुछ यूजफुल इनपुट्स भी मिले होंगे, पॉइंटर्स मिले होंगे, जिससे आप अपनी पोर्टफोलियो को और अच्छा और स्ट्रीमलाइन कर सकते हो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। So I wish you all the best. Good work already. Congratulations on building a good portfolio. And I wish you all the best in your investing journey. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।